Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आधुनिक भारत चल रहा था, मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें जो था बंगाल के अधीन गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल था उसको हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें आज जो बारी है यह है वारेन हेस्टिंग्स की। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर हुए और इनका जो संबंधित जो भी बंगाल से जो भी संबंधित या गवर्नर बनने के बाद जो भी इनका कार्यकाल में जो चीज़ हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी आप इसको पढ़ेंगे, जितने भी गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वारेन हेस्टिंग्स है और इसमें पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है और कारण यह है कि इनका कार्यकाल भी लंबा रहा। तो एक वीडियो में ये नहीं होगा, अभी एक दो वीडियो इसके ऊपर और भी बनेगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या कहाँ है, इसको हम लोग एक और से देखेंगे और जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी हम उसको देखते चलेंगे, समझते चलेंगे और बताते भी चलेंगे। तो वारेन हेस्टिंग 1784 से 1785 कार्यकाल है इसका, 1784 से 1785 है ना। लेकिन ये जो है वारेन हेस्टिंग्स यह आपका 1773 में बंगाल का गवर्नर बन चुका था 1773 में। इसके लिए एक ट्रिक भी हम बताए थे कि कागज न पत्थर दफा 69 वारेन हेस्टिंग 1773। तो बंगाल का गवर्नर जनरल ये 1773 में बने थे। तो चलिए अब इससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको एक और से देखते हैं। पहला पॉइंट है, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर, है ना, मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया, मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। तो यह काम किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने किया। इसने राजकीय कोषागार जो था, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा दिया और कहाँ लेते आया? कलकत्ता लेते आया। तो मुर्शिदाबाद से राजकीय कोषागार को हटा करके कलकत्ता किस गवर्नर जनरल ने लाया? तो ये लाया वारेन हेस्टिंग्स ने। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। 1772 ईस्वी में, है ना, 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी, है ना, अदालतों की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्या कहा? 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में, है ना, बंगाल के प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता के प्रत्येक जिले में कर दी। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली दो बातें हैं कि फौजदारी क्या होता है और दीवानी क्या होता है। फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत क्या होता है? तो ये जो फौजदारी अदालत है इसके अंतर्गत आपराधिक कृत्य आते हैं। आपराधिक कृत्य मतलब क्या हुआ? छीना छोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, ये सब चीज जो है ये फौजदारी में आता है। और दीवानी जो है इसमें संपत्ति संबंधी, पद मर्यादा, ये सब चीज जो है ये दीवानी अदालत में आएगा। तो दीवानी के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि संपत्ति से संबंधित मामला और पद से संबंधित मामला, साथ ही कुछ धार्मिक कृत्य से संबंधित मामला जो होगा वह भी दीवानी अदालत में आएगा। तो दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत दोनों को आप समझिए। फौजदारी में क्या है? छीन छोर, हत्या, मारपीट, डकैती, बलात्कार, ये सारी चीजें जो है, जो आपराधिक कृत्य है वह सब फौजदारी में आएगा। और दीवानी में क्या आएगा? धन संपत्ति से जुड़ा हुआ या पद संबंधित मामला या फिर धार्मिक गतिविधि का मामला, जो कृत्यों का मामला होगा वह दीवानी अदालत में आएगा। तो फौजदारी और दीवानी दोनों अदालत की स्थापना बंगाल के प्रत्येक जिले में किसने की? 1772 में किसने स्थापित किया? तो यह किया वारेन हेस्टिंग ने, है ना। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। फौजदारी अदालतें सदर निजामत, फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। क्या कर रहा है? फौजदारी अदालतें, फौजदारी तो आपने समझा कि जो आपराधिक मामले हैं, तो फौजदारी अदालतों में सदर निजामत अदालत, सदर का अर्थ होता है जो सर्वोच्च है, जो सबसे उच्च है, जो सर्वप्रमुख है ना। तो सदर निजामत अदालत का मतलब क्या हुआ कि जो बाकी अदालत हुआ वह सदर के अंतर्गत हुआ। एक अदालत हुई जो प्रमुख हुई, सर्वोच्च अदालत हुआ जिसको हम लोग सदर अदालत बोलेंगे, और उसके नीचे का जो है बहुत सारा अदालत होगा। तो वह उसी तरह यहां पर कहा गया कि फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। अब जो एक अदालत सर्वोच्च अदालत हो गया जिसको हम लोगों ने सदर अदालत कहा,
सदर सबसे, जैसे सदर मुकदमा हो गया, जो सर्वोच्च मुकदमा हुआ, सदर दीवानी हो गया, तो ये इस तरह के सदर का मतलब सर्वोच्च हुआ। और यहाँ पर सर्वोच्च भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो सबसे प्रमुख हुआ, जो जहाँ से कि संगठित संगठन जहाँ से चल सके, जो सेंटर हो संगठन चलाने की, वह जगह सर्वोच्च होती है, उसको हम लोग सदर कहते हैं। तो उसमें आ गया सर्वोच्च या सबसे बड़ा, तो ये अदालत जो होगी सबसे बड़ी अदालत होगी सदर अदालत, और इसके अंतर्गत जो है निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। साथ ही नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा, नाजिम के द्वारा जो दरोगा नियुक्त होता था, है ना, वह अदालत की अध्यक्षता करता था, और वही इस सदर अदालत की अध्यक्षता करता था, जो नाजिम के द्वारा दरोगा नियुक्त होता था। अब नाजिम कौन है? तो नाजिम, यह जो नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा है, नाजिम का अर्थ होता है प्रबंधक या प्रबंध करने वाला अधिकारी, है ना, प्रबंध करने वाला पदाधिकारी या प्रबंध से जुड़ी हुई जो भी काम करने वाला अधिकारी होगा वह नाजिम के अंतर्गत आएगा। तो प्रबंध करने वाला जो नाजिम अधिकारी हुआ, उसके द्वारा जो दरोगा नियुक्त होगा, वह अदालत की अध्यक्षता करेगा। किस अदालत का? सदर अदालत का। तो नाजिम का अर्थ हो गया प्रबंध करने वाला अधिकारी या प्रबंधकर्ता, या इसको कह सकते हैं नाजिम को कि जो लिपिक जो होता है, तो यह लिपिकों का प्रधान अधिकारी नाजिम कहलाता है ना। लिपिक जो होता है उसका प्रधान अधिकारी नाजिम कहलाता है, और उस नाजिम के द्वारा जो दरोगा नियुक्त होगा वह सदर अदालत का जो है अध्यक्षता करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जो दीवानी अदालत है, दीवानी का अर्थ आपने समझा है, दीवानी का मतलब होता है जो धन संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला, पद संबंधित मामला, या फिर कोई धार्मिक कृत्य संबंधित मामला, वह दीवानी के अंतर्गत आता है। तो दीवानी अदालत में कलेक्टर जो होता था वह मुख्य न्यायाधीश होता था, है ना। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय, है ना, अधिकारी के अधीन होता था। जो जिला फौजदारी अदालत है, फौजदारी अदालत का मतलब आपने समझा कि जहां पर हत्या, छीन छोर, ये जो आपराधिक कृत्य है, आपराधिक मामला है, वो फौजदारी अदालत में है। तो जिला फौजदारी अदालत का एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। मुफ्ती का अर्थ होता है फतवा देने वाला। जो मौलवी होता है उसको हम लोग मुफ्ती बोलते हैं। वह मौलवी जो फतवा जारी करता है या फतवा देता है उसको हम लोग मुफ्ती कहते हैं। और काजी का अर्थ जो काम धाम करने वाला होता है वह काजी है। यह दोनों उर्दू लफ्ज फारसी का है। जैसे एक आप कहते हैं कि मियाँ बीबी राजी तो खाक करेगा काजी। काजी का मतलब हुआ जो कि मीडिएटर है, या समझ सकते हैं कि जो जनता और जो प्रबंधक है उसके बीच का जो एक पद हुआ वह हो गया आपका काजी। तो क्या कहा? दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीवानी अदालत में जो कलेक्टर हुआ यही आपका मुख्य न्यायाधीश हो गया। और जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, है ना। जिला फौजदारी मतलब आपराधिक कृत्य। तो जो जिला आपराधिक कृत्य वाला अदालत होता था वह एक भारतीय अधिकारी, एक इंडियन अधिकारी जो होगा उसके अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती। और यह जो फौजदारी अदालत होता था, यह जो भारतीय अधिकारी के अंतर्गत फौजदारी अदालत होता था हर जिला में, तो उस जिला के भारतीय अधिकारी के लिए की सहायता के लिए एक मुफ्ती होता था और एक काजी होता था। मुफ्ती का मतलब तो आपने समझ लिया, ये फतवा देने वाला मौलवी है, और काजी मतलब काम धाम करने वाला जो मीडिएटर है वो, ठीक है, तो वो होता था। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। जो कलेक्टर है वह इस न्यायालय की देखभाल करता था, चाहे दीवानी अदालत की कलेक्टर की बात हो या फिर फौजदारी अदालत के बात हो, दोनों कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कैसा कैसा कार्य चल रहा है यह सब देखभाल कलेक्टर करता था। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत, सदर का मतलब आपको याद होगा, सदर मतलब सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, सबसे प्रमुख। सदर दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई, है ना। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर, अब देखिए, एक तो जिला जिला में बना ही दिया, एक बना दिया सर्वोच्च कलकत्ता में। ये क्या हो गया? सदर दीवानी अदालत जो सबसे प्रमुख दीवानी अदालत हो गया, और एक फौजदारी अदालत हो गई जो सबसे जो छोटे मोटे जिले में जो फौजदारी अदालत थी उस सब का एक सर्वोच्च अदालत बना दिया कलकत्ता में। वो हो गया सदर फौजदारी अदालत और सदर दीवानी अदालत। अगर हम दीवानी अदालत बोलें तो यह जो जिले में छोटा छोटा अदालत बनाया था वह छोटा छोटा अदालत दीवानी अदालत हो गया या फौजदारी अदालत हो गया।
लेकिन अगर हम सदर अदालत बोलें या सदर फौजदारी अदालत बोलें, इसका मतलब ये सर्वोच्च स्तर का अदालत हो गया। जो सदर अदालत या जो फौजदारी अदालत या जो दीवानी अदालत है, इससे ऊपर की चीज हो गई, है ना, उसके द्वारा यह नियंत्रित होगा। तो क्या हो गया, कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की, है ना, सलाह से न्याय करते हैं। क्या कहा कि अब जो सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति, है ना, सदर दीवानी अदालत में, सदर दीवानी अदालत मतलब समझ गया ना, संपत्ति धन से मामला जुड़ा हुआ मामला रहेगा। तो सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य, ये दीवानी का बात कर रहा है, कलकत्ता काउंसिल दीवानी का, इसमें काउंसिल का एक सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करता था। अब आपको लगता होगा ये कानूनगो क्या है, तो कानूनगो जो होता है, यह माल का एक कर्मचारी जो पटवारियों के उन कागजों की जांच करता है ना। ये जो कानूनगो है, ये कानूनगो माल का एक कर्मचारी जो पटवारी के उन कागजों की जांच करता है जिसमें खेत और उनसे जुड़े हुए लगान का हिसाब रहता है। खेत और उससे जुड़े लगान का हिसाब रखने वाला जो पटवारी है ना, उसका वह कानूनगो मुख्य रूप से एक माल का कर्मचारी है जो पटवारियों के उन कागजों की जांच करता है। पटवारी के पास जो कागज है, उसके खेत संबंधी कागज या उसके लगान से संबंधित कागज है, उसका जांच पटवारी के पास जो खेत का या खेत के लगान के संबंधित जो भी जानकारी कागज एकत्रित है, उस कागज की जांच करने वाला अधिकारी कौन होता था, कानूनगो होता था। आप देखिएगा गांव घर में झगड़ा होता है, तो गांव घर में झगड़ा में लोग बोलता है कानूनगो हो गया तुम बड़का कानूनगो बन गए हो। तो ये जो है, ये कानूनगो मतलब क्या हुआ कि जो खेत का या खेत से संबंधित जो भी आपका लगान है, उससे जुड़ी जो कागजें हैं, वह पटवारी के पास होता है और उन कागजों के जांच करने वाला जो अधिकारी हो गया, वह हो गया कानूनगो। तो यह हो गया कि एक सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और सभी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। रायन और कानूनगो की सलाह की सहायता की मदद से क्या करता था, वह जो सदर दीवानी का अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति था, वह न्याय करता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सहायता की सलाह से न्याय करते थे। यह है सदर फौजदारी अदालत में। ये जो फौजदारी अदालत मतलब जान गए कि हत्या से संबंधित कार्य या कोई आपराधिक कृत्य, वह सब इसमें आ गया। तो सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम 1, मुख्य काजी 2, मुफ्ती 3 और 3 मौलवी, 3 6 आदमी की सलाह से न्याय करते थे और इस 6 मिलकर न्याय करता था, है ना, सदर फौजदारी अदालत में। मतलब कलकत्ता में जो बहुत बड़ा फौजदारी अदालत बनाया गया, उसमें ये 6 लोग, नाइब निजाम 1, मुख्य काजी 2, मुफ्ती 3, इसके अलावा 3 और मौलवी। तो ये 3 इधर और 3 मौलवी, 6 हो गया। इन 6 की सलाह से न्याय होता था, न्याय किया जाता था। चलिए, ये है सदर फौजदारी का मामला। आगे बढ़ते हैं। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों में, जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सदर अदालत जो हो गया, यह सबसे बड़ा अदालत, सबसे उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत, सब अदालतों में महत्वपूर्ण अदालत हो गया, है ना। तो क्या बोला कि जिले की दीवानी और फौजदारी, हर जगह जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी तो खोल ही दिया था। अब उसका मामला, है ना, देखिए, जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए कि अगर जिला में उसका कोई केस ऐसा हो गया, फौजदारी का हो या दीवानी का हो, जिसका कि जिला में डिसीजन नहीं हो पाया, तो वह अंतिम निर्णय के लिए, है ना, वह अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत में भेज दिया जाता था। कहाँ भेज दिया जाता था? ये सदर अदालत में। मतलब जो एक साधारण फौजदारी अदालत है, जो एक साधारण दीवानी अदालत है, उससे बड़ा एक सदर अदालत है,
जहां पर कि अगर निपटारा जिला के अदालत में, जिला के फौजदारी या जिला के दीवानी अदालत में अगर उस चीज का निपटारा नहीं होता है तो वह केस कहां चला जाएगा, वह चला जाएगा सदर अस्पताल में भेज दिया जाएगा, है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसी तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। देखिए, दीवानी में हमने कहा था संपत्ति से मामला, धन से जुड़ा हुआ मामला या पद से संबंधित मामला या धार्मिक कृत्यों से संबंधित मामला, ये चारों चीज आता था दीवानी में। तो दीवानी के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम से संबंधित भी जो बात आती थी वह भी आती थी। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न और भी आता है कि मुस्लिम का जो मैक्सिमम केस है वह किस में आता था, वह फौजदारी में आता था। देखिए आगे पढ़िएगा आप। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालत के मुकदमे, सॉरी ये तो हो गया। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून, है ना, जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। जबकि फौजदारी मुकदमों में, फौजदारी जो आपराधिक घटना है जिसमें होता था, फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। फौजदारी मुकदमा में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। जो मुस्लिम का कानून है वो फौजदारी में लागू किया जाता था। फौजदारी का अर्थ आप जान रहे हैं कि आपराधिक घटना में, तो उसमें कौन सा कानून, मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। लेकिन हिंदू और मुस्लिम संबंधित जो धार्मिक विवाद या धार्मिक कृत्य का मामला था, यह अगर आपको देना है तो किसमें देना है, दीवान में, है ना, ये देना है आपको दीवानी में। तो दीवानी मुकदमा में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। जबकि फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून लागू किया जाता। देखिए साफ स्ट्रिक्ट शब्दों में है, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फौजदारी मुकदमों में कौन सा कानून लागू किया जाता था, हिंदू या मुस्लिम, तो मुस्लिम कानून जो है ये इसका सही आंसर होगा। और अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि दीवानी की धार्मिक कृत्यों संबंधित जो मामला है वह किस में आता था, तो वह आ जाएगा आपका दीवानी में, और आपराधिक कृत्यों संबंधित मामला तो वह आ जाएगा फौजदारी में। आगे बढ़ते हैं। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली, है ना, 1772 लॉर्ड क्लाइव लाया था द्वैध प्रणाली ना। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल 1, बिहार 2 तथा उड़ीसा 3 प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया, है ना। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। द्वैध शासन में था कि कुछ कंपनी भी शासन कर रही थी और कुछ वहां पर जो है इंडियंस लोग भी शासन कर रहे थे। लेकिन जब द्वैध शासन प्रणाली को हटा दिया तो वह 100% बंगाल, बिहार और उड़ीसा का प्रांत का जो क्षेत्र है वह डायरेक्ट कंपनी के हाथ में चली गई। अब द्वैध शासन नहीं रहा, 100% कंपनी का रूल जो है उस पर चलने लगा, और वहाँ का जो रूरल हो गया वह कंपनी का जो अधिकारी हो गया वह हो गया। तो वही कहा कि 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, द्वैध प्रणाली को कब समाप्त किया गया, 1772 में, किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितना कहा जाए कम है। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 स्टेट देखिएगा, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तराधिकार, है ना, का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दे दिया। और कहा कि अब कंपनी ही जो है वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा का शासन व्यवस्था संभालेगी, उसका उत्तरदायित्व जो है कंपनी संभालेगी। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों, तब फिर वारेन हेस्टिंग्स का 2 उपदीवान जो मोहम्मद रजा खां था और मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय था, इस दोनों को जो है पद से हटा दिया, क्योंकि इस दोनों को पद पर रखा था। ये जो सिताब राय है ये बिहार का उपदीवान था, है ना, सिताब राय ये बिहार का उपदीवान था, और जो मोहम्मद रजा खां था ये बंगाल का उपदीवान था।
तो ये दोनों जब द्वैध प्रणाली खत्म हो गई तो ये दोनों भी उपदीवान को हटा दिया गया, क्योंकि ये दोनों उपदीवान जो बंगाल का मोहम्मद रजा खां और बिहार का राजा सिताब राय था, ये द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत लाया गया था। और जब द्वैध शासन प्रणाली ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 1772 में खत्म हो गया तो फिर इन दोनों दीवानों को भी खत्म कर दिया गया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों पर शासन सीधा हो गया किसका? कंपनी का। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक वारेन हेस्टिंग्स के कुछ पॉइंट देखे थे। इसके बाद जो है जो भी अब इसका पॉइंट बचा हुआ है, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। हम जस्ट अगली वीडियो में इसको लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा और मार्गदर्शन कीजिए। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आए दिन ऐसा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।